कुछ ऐसे आस्तीन के सांप यहाँ पे अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में पल रहे हैं कि वो यहाँ पे पढ़ रहे हैं, यहीं के रोटी तोड़ रहे हैं, और उसके बाद वो हिंदुस्तान के खिलाफ किस तरह का अभियान चला रहे हैं कि ये एनआईए और एटीएस जब जा रहे हैं तो निश्चित तौर पर उसके खिलाफ कोई पुख्ता सबूत है। तभी ये दोनों ने कंबाइंड ऑपरेशन किया था और पूरी तैयारी से किया था कि आतंकवादी को इतनी नंगाई के साथ संरक्षण, और किसी के खिलाफ कार्रवाई नहीं हो रही। मनीष जी, मेरे ख्याल से योगी आदित्यनाथ इसका संज्ञान लेंगे और वो जिन लोग जैसे दंगाइयों को संरक्षण देने वालों पे बुलडोजर चल रहा है सिंबल में कि पहले मामले को दबा दिया गया, तो ये जो दबा दिया गया वाला मामला है ये बहुत खतरनाक है। इसके खिलाफ ऐसी कार्रवाई होनी चाहिए कि आइंदा किसी की हिम्मत न पड़े, क्योंकि ये सरकारी नौकर है ये आदमी। और वो जो अभी आप लोगों ने सुप्रीम कोर्ट की बात की, तो वो आपको चीख चीख कर, चाहे वो बनारस हो, अयोध्या का फैसला आ चुका, या मथुरा का जो मामला है उसके भी सारे सबूत सामने आ रहे हैं। तो ऐसी तरह से इनके डकैतों ने पूरे देश में डकैती डाली, और उस डकैती का सच न पता चले इसलिए सारी तिलमिलाहट है। लेकिन दुर्भाग्य है, खेद का विषय है कि हमारे यहाँ का सुप्रीम कोर्ट उनका हथियार बन रहा है। बदले दौर में सर इस देश में ये कहा गया कि घुसपैठ बड़े पैमाने पर हुए। आज भी देखिए इस देश की, कहते हैं ना कि डेमोग्राफी को बदल देने के लिए कि संख्या उनका ज्यादा होगा तो सत्ता उनकी होगी। मैं कई बार, आज आरएसएन सिंह साहब ने सुबह फोन करके कहा कि इस विषय पे हम लोग एक स्टोरी करें, बहुत लोग नहीं देख पाए। मैं आग्रह करूंगा, उन्होंने बहुत महत्वपूर्ण फैक्ट रखे हैं, उसे जरूर देखिए। एक शो जो शाम में किया है हमने। इस देश का विभाजन हिंदू मुसलमान के नाम पर हुआ। मुसलमानों ने पाकिस्तान मांगा, उनको पाकिस्तान मिल गया, वहां से उन्होंने हिंदुओं का कत्लेआम करके उन्हें खत्म कर दिया। जो लोग पाकिस्तान मांग रहे थे, जिनके बाप दादों ने पाकिस्तान मांगा, वो यहां रह गए और आज वो छाती पर मूंग दल रहे हैं। और कमाल की बात यह है कि बड़े पैमाने पर संरक्षण में बांग्लादेशियों को बसाया जा रहा है। अब एक ड्राइव चला रही है बहुत दिनों बाद सरकार। मतलब सोचिए कि दिल्ली से लेकर मुंबई तक इन बांग्लादेशियों की पहचान की जा रही है, इन म्यांमार वालों की पहचान की जा रही है, जो रोहिंग्या गुंडे जो यहाँ बसे हुए हैं। हम उसको समझने की कोशिश करेंगे। बड़े कुछ वीडियो जो है वो देख लेते हैं, उसके बाद हम बारी बारी से आएंगे कि कैसे इस स्तर तक चीजें हो रही हैं। और ये इतने दिनों बाद अब ये हो रहा है कि जो लोग कहते थे कि हम कागज नहीं दिखाएंगे, उन सबसे कागज खंगाला जा रहा है और वो सब कागज दिखा रहे थे। पता चल रहा है कि असम के एक ही गांव के लोगों ने आधार कार्ड यहां बनवा लिया हुआ है। अब वो आधार कार्ड फर्जी है, वो चेक आसाम से करना पड़ेगा। ये सब जो है वो ज्यादातर सबके सब असमी हैं, सब मुसलमान हैं, कहते हैं हम आसाम के हैं। कुछ लोगों का पहचान चला कि बांग्लादेश के हैं, उनके बाप आ गए थे लेकिन अब वो तो यहीं रह रहे हैं। तो समझिए अब बसाया कहां गया, जहां शाहीन साजिश हुआ वहां, जहां वो पूरे जो आपको मुस्लिम इलाके दिल्ली में जो झुग्गी वाले, सब झुग्गी में रहने वाले हैं। ये सब इसलिए ताकि ये वोट बन जाए और कल को ये बहुसंख्यक हो जाए और फिर यहां पर भी जो कहते हैं ना कि वो गजवाए हिंद, उसकी पूर्ति कर सकें। तो इतनी बड़ी साजिश ये सालों इस देश में कांग्रेस, केजरीवाल सबके संरक्षण में चलता रहा। अब ये है कि देखिए मुंबई तक में पकड़े जा रहे हैं। मुंबई में भी जब से ये सरकार आई है ड्राइव चल रहा है। ये ऐसे साक्ष्य और सबूत आ रहे हैं कि लग रहा है कि आस्तीन में सांप किस तरह से पले हैं। इसके अलग अलग पहलुओं को जरा सा आप बारीकी से समझाइए, जो अलीगढ़ से लेकर के दिल्ली और मुंबई तक जो चल रहा है आस्तीन के सांपों का खेल। मुंबई आप खाया, और मैं बता दूं कि जम्मू कश्मीर में भी बड़े पैमाने पर शुरू हुआ है और वहां भी बड़ी संख्या में रोहिंग्या पकड़े गए हैं। उनको जहां वो रह रहे थे सरकारी जमीनें अवैध कब्जे पे, वहां से हटाकर उनको एक जगह पर रखा जा रहा है। अब क्या उनको वापस भेजा जाएगा? दिल्ली से तो कुछ लोग वापस भेजे भी गए हैं, जो खबरें आई हैं। और वैसे रोहिंग्याओं के खिलाफ एक बड़ा तगड़ा अभियान शुरू हुआ है देश में। लेकिन मनीष जी, ये कितने एंटी इंडिया है, कितने वो है, उस पर हम लोग आए उससे पहले जरा सोच लीजिए कि अभी कुछ ऐसे आस्तीन के सांप यहाँ पे अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में पल रहे हैं कि वो यहाँ पे पढ़ रहे हैं, यहीं के रोटी तोड़ रहे हैं, और उसके बाद वो हिंदुस्तान के खिलाफ किस तरह का अभियान चला रहे हैं। बांग्लादेशी छात्र, जो आज की तारीख में बांग्लादेश और भारत के संबंधों को हम लोग जानते हैं, तो उनका निष्कासन करके उनको तत्काल बांग्लादेश वापस भेजा जाए, अन्यथा वो तो यहाँ जहर फैलाने में जुट गए हैं। मनीष जी, खबरें जरा दिखा दीजिए दोनों, ताकि दर्शक इसको समझे कि ये कितने खतरनाक हैं। कि ये पढ़े, कहा जाता है कि वो तो जाहिल लोग, जाहिल नहीं, ये पढ़े लिखे लोग हैं बांग्लादेश से,
पढ़ने आए हैं अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में, और ये क्या कर रहे हैं जरा आप देखें इसको, शर्म आती है। एएमयू के 3 बांग्लादेशी छात्रों पर देश और महिलाओं के खिलाफ अभद्र टिप्पणी का आरोप, निलंबन की मांग। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में 3 बांग्लादेशी छात्रों पर सोशल मीडिया पर देश और भारतीय महिलाओं के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी का आरोप लगा है। छात्र नेता अखिल कौशल ने प्रॉक्टर ऑफिस में शिकायत दर्ज कर उन्हें निलंबित कर वापस भेजने की मांग की है। एएमयू प्रशासन ने मामले की जांच शुरू कर दी है। 11 दिसंबर का मामला है, और अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के 3 बांग्लादेशी छात्रों पर आरोप लगा है। मांग की जरा नीचे वाला कि छात्र नेता अखिल कौशल ने बताया कि इन छात्रों में से एक ने फेसबुक पर इस्कान को चरमपंथी संगठन बताते हुए उस पर प्रतिबंध लगाने की मांग की है। अन्य 2 छात्रों ने भारतीय महिलाओं पर अभद्र और आपत्तिजनक टिप्पणी की है। ये सभी टिप्पणियां बांग्ला भाषा में की गई हैं। तो अपने आप ये सोच लीजिए कि ये अपने घर छोड़ के अलीगढ़ में पढ़ रहे हैं, लेकिन इनके इनके हरकतें क्या हैं, इनकी करतूतें क्या हैं, और इनके इरादे क्या हैं, भारत के प्रति इनके मन में जहर क्यों कितना भरा है। इसीलिए ये एक तरह से भारत की आस्तीन में पल रहे। ये सांप है, ये विदेशी सांप है, और जरा देश के अंदर कैसे सांप पल रहे हैं, ये तो एक बड़ा महत्वपूर्ण मामला है। जरा वो दूसरी खबर दिखाइए मनीष जी, कि किस तरह से कितने बुलंद यहाँ पे हो गए इनके हौसले। ये जो लोग कहते हैं ना कि हमारा बड़ा डरा हुआ मुसलमान हिंदुस्तान के अंदर बड़ा डरा हुआ मुसलमान रह रहा है, वो जरा असलियत से आ जाए सामने कि डरा हुआ नहीं, बिल्कुल दबंग होके आतंकवादियों का खुलकर सामना करने वाला मुसलमान यहाँ रह रहा है। विदेशी फंडिंग मामले में अरेस्ट किए गए इस्लामिक शिक्षक को मस्जिद से ऐलान के बाद भीड़ ने एनआईए और एटीएस से छुड़ाया। जरा गौर करिए कि झांसी में एनआईए और एटीएस ने शिक्षक के बाद नीचे आइए मनीष जी, कि झांसी में एनआईए और एटीएस ने एक शिक्षक के घर छापेमारी की है जो भारत और विदेश में ऑनलाइन क्लास चलाता है। विदेशी फंडिंग और समर्थकों के चलते शक के चलते मुफ्ती खालिद से पूछताछ की जा रही है। समर्थकों ने उन्हें छुड़ाने की कोशिश की, लेकिन पुलिस ने उन्हें हिरासत में लेके बाद में दोबारा गिरफ्तार कर लिया। तो ये झांसी का मामला है। इसके घर जाकर और एनआईए और एटीएस की दोनों की कंबाइंड टीम गई थी। तो आप स्वतः अनुमान लगा सकते हैं कि ये एनआईए और एटीएस जब जा रहे हैं तो निश्चित तौर पर उसके खिलाफ कोई पुख्ता सबूत है, तभी ये दोनों ने कंबाइंड ऑपरेशन किया था और पूरी तैयारी से किया था। लेकिन वहां पर रहने वाले मुसलमानों ने उन पर हमला कर दिया और उनको मुफ्ती को छोड़ना पड़ा। लेकिन मुफ्ती के ऊपर इतने गंभीर उसके खिलाफ सबूत है, जो भी आरोप है, कि वो तैयारी के साथ दोबारा आए और दोबारा उन्होंने उस मुफ्ती को उठा लिया है। लेकिन एक आदमी को जब देश की सर्वोच्च एजेंसी आकर गिरफ्तार करती है तो यहाँ इतना डरा हुआ मुसलमान रहता है कि वो उस एजेंसी पर हमला कर देता है और उस आरोपी को छुड़ा लेता है। तो ये डरा हुआ मुसलमान है। ये डरा हुआ मुसलमान नहीं, ये देश की आस्तीन में पल रहे जहरीले नाग हैं। क्योंकि वो एटीएस वाले या एनआईए वाले वो कोई अपने कोई व्यक्तिगत रंजिश में उसको पकड़ने नहीं गए थे। उनको कहीं सूत्र मिले थे, कहीं उसके खिलाफ कोई तथ्य मिले थे, उसके बाद वो देश के दुश्मन आतंकवाद के मामले में उसको उठाने गए थे। लेकिन किस तरह के लोग हैं कि आतंकवादी को इतनी नंगाई के साथ संरक्षण और किसी खिलाफ कार्रवाई नहीं हो रही। मनीष जी, मेरे ख्याल से योगी आदित्यनाथ इसका संज्ञान लेंगे और वो जिन लोग जैसे दंगाइयों को संरक्षण देने वालों पे बुलडोजर चल रहा है सिंबल में, उसी तरह से झांसी में इस आतंकी मुफ्ती को संरक्षण देने वालों के घरों पे बुलडोजर चलना चाहिए। बिल्कुल। और ये लगता है कि देखिए, मैंने शाम में वो एक विश्लेषण किया है। आप कल्पना कीजिए, संभल का जो सांसद है वो, उसके इर्द गिर्द छापेमारी हुई है, वहां अवैध निर्माण हुआ है, बुलडोजर चल रहा है और उसे भी नोटिस दे दिया गया है। अब वो फुदक रहा था संसद में। कल्पना कीजिए कैसे ही आजम खान की याद दिलाता सर 2013 वाला, कि आजम खान ने 2002 जो जाट बच्चे थे जिनकी बहन के साथ जिहादियों ने छेड़छाड़ किया, वो जब अपने बहन की सुरक्षा में गए तो उनकी हत्या कर दी गई और आजम खान ने एफआईआर दर्ज नहीं करने दिया। आप कल्पना कीजिए यदि उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव की सरकार होती तो ये वर्क क्या कर रहा होता। इसीलिए क्या इसके मतलब हैं, लेकिन चारों तरफ आस्तीन के सांप अब फुदक रहे हैं। अच्छी बात यह है इन सब पे कार्रवाई हो रही, जो आपने एनआईए वाला मामला बताया। लेकिन कमाल देखिए सर, वो तो समझिए आपराधिक प्रवृत्ति के थे, आप कह सकते हैं कम पढ़े लिखे, मतलब आईपीएस बनकर के भी वही खेल। मुझे याद है कि जामिया में मैं जब पढ़ता था तो एक नैरेटिव बनाया जाता था कि मुसलमानों को पत्रकारिता में जरूर आना चाहिए।
उस पर भी मांगेंगे। देखिए, ये आईपीएस अधिकारी है, इसको अभी तक टर्मिनेट नहीं किया गया, सस्पेंड नहीं किया गया, इसे ट्रेनिंग सेंटर में भेज दिया गया है। ये मोहसिन खान है। मैं देखा सोशल मीडिया पर ट्रेंड करा, मुझे लगा शायद पाकिस्तानी क्रिकेटर वो मरवर गया, क्या कुछ हुआ क्या, जो वो एक बैट्समैन जो उसका पाकिस्तान का था। लेकिन ये मोहसिन खान जब ट्रेंड किया तो मुझे लगा कि सचमुच कुछ ऐसी कुछ बात होगी। ये आईपीएस अधिकारी है और इसके पाप को देश को जरूर जानना चाहिए। जरा इस पे ये देखिए, हाँ जी, आईपीएस ऑफिसर है सर ये। कि इसने एक आईआईटी की छात्रा को फंसाकर उसका खूब जमकर यौन मुझे लगता है शोषण कि किया। आईपीएस नहीं है, शायद ये यूपीपीसीएस का अधिकारी है, क्योंकि ये उत्तर प्रदेश पुलिस इस ढंग से लिखा हुआ है। ये नहीं, नहीं, आईपीएस है, बोले जी यूपी कैडर में आ गया होगा, तो यूपी कैडर में इसका सिलेक्शन एसीपी हुआ है, तो हाँ एसीपी है वैसे, हाँ तो ठीक है। वो हो सकता है कि या तो आईपीएस होगा या फिर प्रमोट होगा उससे, मुझे पूरी जानकारी नहीं है। यूपीपीसीएस से भी प्रमोट होगा। चलिए खैर कोई बात नहीं, मगर ये बड़ा अधिकारी है, ये आईपीएस ये। लेवल का एसीपी अधिकारी है जी। और दर्शकों को बता दूं कि ये सूचना जो है सुधांशु त्रिवेदी ने स्वयं अपने ट्विटर हैंडल से इसके बारे में ट्वीट किया। मुझे जी पूरा ट्वीट दिखा दीजिए खोल के उनका, कि उन्होंने बताया है कि किस तरह का इसने कुकर्म किया है। और मैं पढ़े देता हूँ, ये यूपी पुलिस में एसीपी पद पर कार्यरत है। अपने पद का दुरुपयोग ये अक्सर होनहार लड़कियों को सम्मानित करता हुआ दिखता रहा है। इसी छवि से प्रभावित होकर आईआईटी की कानपुर की एक छात्रा इसके जाल में फंस गई। ये शख्स शादी का झांसा देकर कई सालों तक उसका शोषण करता रहा। जब लड़की ने पुलिस से शिकायत की तो मामला हाई प्रोफाइल होने की वजह से दबा दिया गया। लेकिन जब सच्चाई सामने आई तब इस एसीपी कानपुर से हटाकर पुलिस मुख्यालय से जोड़ दिया गया है। ऐसे दरिंदों के लिए आपके दो शब्द वो तो सुधांशु त्रिवेदी ने लिखा है। लेकिन आप सोचिए कि ये वो पंचर साहब जिनको हम लोग कहते हैं, वो पंचर साहब से लेकर आईपीएस के रैंक तक एक ही काम में जुटे हुए हैं। तो ये अपने लक्ष्य के प्रति कितनी शिद्दत से लगे हैं, इनके अलावा कोई दूसरा इनके पास एजेंडा नहीं रहता। और ये बड़ी संख्या है ऐसे लोगों की। और जिस तरह से अभी ट्वीट में आपने पढ़ा कि पहले मामले को दबा दिया गया, तो ये जो दबा दिया गया वाला मामला है ये बहुत खतरनाक है। इसके खिलाफ ऐसी कार्रवाई होनी चाहिए कि आइंदा किसी की हिम्मत न पड़े, क्योंकि ये सरकारी नौकर है ये आदमी। तो इसको अब देखें इसके ऊपर क्या कार्रवाई होती है। मुझको उम्मीद यह है क्योंकि योगी बाबा की सरकार है तो कार्रवाई तो इस पर ठीक ठाक तरीके से होगी। कार्रवाई कुछ भी हो सर, मगर ये भी एक मैसेजिंग है कि सोचिए, मतलब आपका चरित्र तब भी नहीं बदलता, आप इतने बड़े अधिकारी पढ़ लिख लेते हैं, फिर भी एजेंडा ऐसे ही रहता है। कि मैं बताऊं कि बहुत बारीकी से जानता हूं, एक महिला ने अभी, सोनाली मिश्रा, उसने किताब लिखी, मेरे पास है, कैसे लव जिहाद चलता है, कैसे माँ बाप सब एजेंडा लगाए रहते हैं कि हिंदू लड़कियों को फंसाओ। तो सोचिए अधिकारी बनकर के भी ये चल रहा था। मुझे याद आता है कि जब मैं जामिया में पढ़ रहा था, जर्नलिज्म मास कॉम कर रहा था, तो चूंकि डिबेट में मैं अक्सर पार्टिसिपेट करता था और जामिया का बेस्ट डिबेटर रहा, नेशनल अवार्ड के रूप में भी जामिया को दिलवाया। उस दौर में कई बार वो भूल जाते थे कि यहाँ सभी तरह के छात्र होंगे। मंच से कहा गया कि हम लोगों को जर्नलिज्म में आना चाहिए। जर्नलिज्म आईपीएस आईएएस अधिकारी से ज्यादा मुस्लिम छात्रों को जर्नलिज्म में आना चाहिए, ताकि देश का नैरेटिव वो बदल सके। अब देखिए जरा इस बुढ़िया के दो शब्द, आपको याद होगा जो शाहीन साजिश के समय इसने कहा था। शाहीन साजिश के समय आपको याद होगा एएमयू में इसने कहा था कि हमें बड़ा स्ट्रेटेजिकली हिंदुओं का इस्तेमाल करना है। अब इसके दो वीडियोज हैं, ये बता रहे हैं कि जैसे वो, चाहे वो पुलिस अधिकारी हो जाए, आईएएस हो जाए या पत्रकार हो जाए, पंचर छाप वाली सोच से आगे नहीं। जरा इस बुढ़िया के दो अलग अलग विश्लेषण कई सारे आते हैं। अक्सर हमने देखा होगा कि आबादी को लेकर, आबादी पॉपुलेशन एक्सप्लोजन को लेकर अक्सर संघ और भाजपा के लोग राजनीति करते हैं। लेकिन अगर भारत की आबादी इतनी ज्यादा है और वाकई इस बात की चिंता है, तो क्यों इस आबादी को और बढ़ाने की फिराक में लगी हुई है भाजपा? जो भारत का संविधान है, दरअसल वो रेफ्यूजीज को भी जितना अपने नागरिकों को कहता है, इतना ही वो जो बाहर से आए हुए शरणार्थी हैं उनके लिए भी जो राइट टू इक्वालिटी है, यानी समानता का जो अधिकार है, वो आर्टिकल 14 में भारत के संविधान में मौजूद है। राइट टू लिबर्टी भी दरअसल जो नॉन सिटीजन है, जो नागरिक नहीं है भारत के, जो शरणार्थी हैं, उनको भी मिलता है आर्टिकल 51 के तहत। तो क्या ये वाकई भारत का जो ये इरादा है इन लोगों को वापस भेजने का, रोते बिलखते बच्चे, मासूम, वो लोग जिनके लिए शायद दुनिया में
कहीं और जाने के लिए जगह नहीं है, जिनको कहा जाता है नो वेयर्स पीपल, नो बडीज पीपल, वो कहीं के नहीं है, वो किसी के नहीं है। क्या उनको वापस भेजने के मद्देनजर क्या भारत जो अंतर्राष्ट्रीय कानून है या जो अपना संविधान है उन दोनों की अवहेलना कर रहा है? सोचिए ये बुढ़िया सीए पर कैसे जहर उगल रही थी। मतलब हम लोग अक्सर कहते हैं इसके बाप दादाओं ने तो पाकिस्तान मांगा, जिनके बाप दादाओं ने पाकिस्तान है। मैं अक्सर ये बात कहता हूं कि सोचिए राज कपूर पे हम लोग चर्चा कर रहे थे, राज कपूर के खानदान जो है वो तो पाकिस्तान का था ना। वो यदि वहां रहते तो आज वो कोई अली होते, कोई अख्तर होता, आज राज कपूर का जो वंशज है, जो आज बहुत कई लोगों के उधर उन्हीं के खानदान में कुछ लोगों के अंदर सेकुलरिज्म का नशा है। हमारा ही जो डिस्ट्रिक्ट है, यदि बांग्लादेश को थोड़ा सा और बढ़ा दिया था तो बिहार का एक बहुत बड़ा हिस्सा जो है वो बांग्लादेश में होता। जो किशनगंज है, जो हमारे कई रिश्ते वहां पे हैं, वो किशनगंज तो बिल्कुल बॉर्डर पे है बांग्लादेश के। तो सोचिए कि ये तो सौभाग्य हमारा कि हम भारत में हो गए, ये उनका दुर्भाग्य है कि जिनने मांगा नहीं, उनका गांव देहात वो इस्लाम कट्टरपंथियों के शिकार हो गए, वो धर्मांतरित हो गए। इस जहरीली महिला को देखिए, आपको याद होगा कि इसने एएमयू में क्या जहर उगला था, ये सीए पर क्या बोलती थी कि ऐसे होगा, पाकिस्तान अफगानिस्तान से यहां कौन बसाएगा, वो केजरिया बोलता था, उन लोगों को लाएंगे, कहां बसाएंगे। ये आस्तीन के सांप सिर्फ इसमें नहीं है, असली आस्तीन के सांप तो इधर भी हैं, जो वोट बैंक के लिए क्या कुछ करते हैं। नहीं मनीष जी, ये जो अभी आपने कहा कि कहते हैं कि पत्रकारिता में जाओ आईएएस आईपीएस बनने के बजाय, तो ये पढ़ते लिखते सिर्फ इसलिए है ताकि बाकी अपनी कौम को जाहिल रखें। पढ़ाई लिखाई का उससे बेहतर कोई नमूना नहीं हो सकता। जिस जोकर की हम लोगों ने कल बात की थी, वो इंग्लैंड से वो बैरिस्ट्री पास है, वो जिसका नाम है असदुद्दीन ओवैसी, वो इंग्लैंड से बैरिस्टर होके वो लौटा है। लेकिन उसको आपने देखा वो किस तरह से बता रहा था कि एक दिन में उसने 15 बोतल खून दे दिया, और बोतल खून देता था, खुद ही बोतल लेके दौड़ के चला जाता था, क्योंकि उसको मालूम है सामने गंवार जाहिल जपट है। तो हमको इसी तरह का जाहिल रखना है। और वो कितना आश्वस्त था कि वो बिल्कुल बड़े कॉन्फिडेंस से उनके सामने उस तरह का झूठ बोल रहा था जो इस देश में संभव नहीं है। तो ये जो पढ़ लिख जाते हैं कुछ परसेंटेज, तो इनकी ड्यूटी लगाई जाती है कि बाकी लोगों को बिल्कुल जाहिल रखो, जपट रखो, किसी सारे पढ़ने लिखने लायक, कुछ सोचने लायक भी ये ना हो। ये सब उस कैटेगरी के लोग हैं ताकि इनका एजेंडा चलता रहे, उन कटमुल्लाओं का एजेंडा चलता रहे, मुल्लाओं का एजेंडा चलता रहे, सिर्फ इनका एक धंधा है। बिल्कुल, और इसीलिए इसको समझने की जरूरत है कि, और इस अब अच्छी बात यह है कि जो मैंने वीडियो दिखाया कि अब इनके ऊपर हंटर चल रहे हैं। सर ये कहते थे ना सीए के समय हम कागज नहीं दिखाएंगे, वो बड़ा बड़ा कविता जो है वो वामपंथी जो है वो पढ़ते थे, अब फटी पड़ी है, लठ पड़ रहे हैं तो ये कागज भी दिखा रहे हैं। कागज तो इनके बाप भी दिखाएंगे और इनके बाप भी दिखा रहे हैं। कागज दिखाने से इनको कोई रोक नहीं पाएगा, लेकिन तब तक जब तक यहाँ पे मोदी सरकार है, जिस दिन कहीं, हालांकि कहीं उम्मीद मुझको नहीं है, लेकिन वो अधेड़ कभी अगर आ गया गलती से, तो ये नंगा नाच करेंगे कि वो कागज नहीं दिखाएंगे। और जिस तरह से कागज नहीं दिखाकर ये हिंदुस्तान के किसानों की जमीन लूटने पे आ गए हैं, ये हमारा आपका घर लूटेंगे और कागज नहीं दिखाएंगे। तो ये इनके इरादे हैं, लेकिन ईश्वर ने एक ऐसी बाधा, एक ऐसी चट्टान आकर इनके इरादों को ऊपर रख दिया है, जिसका नाम है नरेंद्र मोदी, जिसकी वजह से ये हिलडुल नहीं पा रहे हैं। तो अभी जब तक मोदी है या उसके बाद योगी रहे या अमित शाह रहे, तब तक कागज तो इनके बाप दिखाएंगे अगर इनको हिंदुस्तान में रहना। क्योंकि अब जो डंडा चलना शुरू हुआ है, जिसका जिक्र अभी किया था मनीष जी ने, कि अब इनको पहचान करके इनको लाद के वापस बांग्लादेश या इनके पुराने देश म्यांमार भेजा जा रहा है। तो अब कागज तो ढूंढ के लाएंगे, चाहे घड़े से निकाल के लाएं, चाहे संदूक से निकाल के लाएं, कागज तो अब इनके बाप को भी लाके देना पड़ेगा।